हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। आज है लेक्चर नंबर 8 किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पिछले लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सारे हम लोगों ने मेथड्स पिछले लेक्चर्स में देखे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर अब हम लोग एप्लीकेशन पे आए हैं, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 1 है, तो इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या है। अगर हमारी इक्वेशन सही बन जाएगी तो आधी लड़ाई तो हम वहीं जीत जाते हैं, आधी नहीं तो 40% तो जीत ही जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक करके पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे बात कर रहा है क्या, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ही हम मान लेते हैं क्या, ये फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, तो हमारे लिए की टर्म है, तो हम इस की टर्म को ही मान लेंगे। अपना अननोन तो वही फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो x बाई वाई हमने मान लिया, क्योंकि देखिए यहाँ न्यूमरेटर दे रखा था, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में यही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्रैक्शन को x बाई वाई मान लिया। अब क्या बोल रहा है, जो कंडीशन दे रखी है वो देखिए। कंडीशन देखिए, कंडीशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ऐड किया 1 किस में, न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट किया 1 डिनोमिनेटर में, इट रिड्यूसेस टू 1। तो यहाँ पे वही कर लेते हैं भाई, x में 1 ऐड कर लिया और y में 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर में, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो वो लिख लिया हम लोगों ने, x + 1/y - 1 = 1। एक एक चीज़ पढ़ेंगे और उससे इक्वेशन बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे y - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x + 1 = y - 1। क्लियर। ओके, रीअरेंज कर लेंगे टर्म्स को, y इधर आ जाएगा और x और 1 इधर चला जाएगा, तो क्या बन गया, x - y = -2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी सी इक्वेशन दिख रही है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो इसका क्या मतलब है कि बिकम्स 1/2 कब, ओनली ऐड 1 किसमें, डिनोमिनेटर में। जो मेन चीज़ है उसको मैं हाईलाइटर से आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, 1/2 कब हो जाता है, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो भाई डिनोमिनेटर में हमने सिर्फ 1 ऐड किया तो ये 1/2 बन जाएगा। तो x तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया और ना सब्ट्रैक्ट किया, और y में 1 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, 1/2। इसमें भी ये हमारी कंडीशन दे रखी थी इसको इक्वेशन बनाने के लिए। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो 2x बन गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और ये y + 1 इधर चला गया। चलिए अब इसको वापस से रीअरेंज करते हैं, तो 2x - y = 1। y दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया तो ये -y हो गया, इधर का y कैंसिल हो गया। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई क्या, 2। दो इक्वेशन चाहिए होती हैं दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, वो हमारे पास आ गई हैं। ये x - y = -2 है, ये है, और 2x - y = 1। ठीक है, x - y = -2। अब हम क्या करेंगे भाई, दोनों में -y आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो सिंपली हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -x हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा y। ठीक, और 2x - x क्या बन गया, x, और यहाँ क्या बन गया, 1 + 2 3, क्योंकि ये प्लस का 2 हो गया था। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी 3। अब हम चाहें तो x इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, और मैं 2x = y + 1 डायरेक्टली इसमें पुट कर देता हूँ। तो क्या बन गया, 2 × 3, x की वैल्यू 3 = y + 1। क्लियर। तो ये क्या बन गया, 6 - 1 = y, क्योंकि 2 3 6 और 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला 1 कैंसिल हो गया, 6 - 1 = y। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5। ठीक है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, x/y विच इज़ 3/5, और यही हमारा
रिक्वायर्ड आंसर था, यही हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था। बात क्लियर है? चलिए, जो चीज़ दे रखी होगी हम बस वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा यही काम करेंगे, छोटा छोटा करके उसको ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ को जैसे मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, अब तक आपने कई क्लासेस में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, उसी की तरीके से हम लोग आगे भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस ये है कि उनको ब्रेक करके अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे इक्वेशन आसानी से बन जाएगी, गलती नहीं होगी। कई लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इक्वेशन फॉर्म करने में, तो इसीलिए बस ये चीज़ ब्रेक करने की बात सीख रहे हैं। आगे और क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये एज वाला क्वेश्चन आ गया भाई। ये क्या कह रहा है? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? मतलब उनकी हमें प्रेजेंट एज या करंट एज जो है वो फाइंड करनी है। क्लियर है? नूरी और सोनू दो लोग दे रखे हैं, तो हमने ये इंपॉर्टेंट हमारे कैरेक्टर थे, तो इन्हीं दोनों को हम लोगों ने एज्यूम कर लेते हैं इनकी एज को। लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड दैट ऑफ सोनू बी वाई। ठीक है, तो दोनों की एज हम लोगों ने अज्यूम कर लिया एक्स और वाई। अब देखिए, एज वाले क्वेश्चंस में जो बेसिक गलतियां हमें नहीं करनी है उसके लिए हम बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। देखिए, अगर इनकी एज जो मैंने लिखा था एज ऑफ नूरी, मतलब ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, तो ये बोल रहा 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 year ago नूरी की और सोनू की एज क्या रही होगी? ठीक है, अगर इनकी एज एक्स और वाई है तो अब से 5 साल पहले भाई, अगर मान लेते हैं कि नूरी की एज अगर किसी की एज, नूरी क्या मतलब किसी की एज अगर मान लेते हैं 20 ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 20 - 5। तो x है तो x - 5 ऐसा ही होगा, और इसकी y - 5 यही होगा। तो एज जो है 5 years ago वो क्या है? x - 5 एंड y - 5। ठीक है, नूरी की एज x - 5 और सोनू की एज y - 5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कह रहे हैं नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी उस समय वो 3 times किसकी थी? सोनू की एज की। तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्राइस, थ्राइस बोल रहा है, ठीक है, तो थ्राइस किसके? सोनू के। तो 3 times सोनू की एज में मल्टीप्लाई करेंगे तो नूरी की एज आ जाएगी। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, गड़बड़ ये कि इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, जो थ्राइस हो रहा है उसी को कर दिया। नहीं, थ्राइस किसके है उसमें मल्टीप्लाई करना है, ये इस चीज़ को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक, अब तो हमारी इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान है। ये कंडीशन हमने लगा दी, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। टर्म्स को रीअरेंज किया तो क्या बना? x - 3y इज इक्वल टू -10। कैसे? 3y इधर गया, -5 इधर आया, -10 हो गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि माइनस का 5 था, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। -15 + 5 विच इज़ -10। क्लियर? और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो पहली कंडीशन से आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद क्या होगा? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद दोनों की एज पहले लिख लेते हैं भाई, क्या है? 10 years लेटर। ठीक, क्या हो रहा है? x + 10 और y + 10, ये एज हो जाएगी दोनों की। क्या बोल रहा है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक, तो ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, तो इस सोनू के एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी दोनों बराबर होगी, तो वो कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बन गया? x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। क्लियर है ये बात? समझ में आया? ब्रैकेट ओपन कर दिया, रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, 2y इधर और 10 इधर, तो क्या बन गया? x - 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों तरफ 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ x - 3y इक्वेशन 1 है और ये हमारी x - 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 है। x - 3y इक्वल टू -10 फर्स्ट इक्वेशन, x - 2y इज इक्वल टू 10। अगर हम देखें तो x यहाँ पे है, x यहाँ पे, कोफिशिएंट सेम है, तब तो हम लोग आसानी से इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा काम चल जाएगा। ये x एक दूसरे को निपटा देगा। ये माइनस का 2y है और ये माइनस का 3y प्लस का 3y बन जाएगा। तो क्या बन गया? x ने निपटाया एक दूसरे को, y इज इक्वल टू 20। बात क्लियर है? यहाँ पे प्लस का y बच रहा है क्योंकि प्लस का 3y - 2y, और ये 10 है, ये माइनस का 10 प्लस का बन गया तो +20।
20 बन गया, y इक्वल टू 20 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, जैसे इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया, तो क्या बन गया, x माइनस 3 टाइम्स 20 इज इक्वल टू -10। ठीक है, y की जगह 20 हम लोगों ने पुट कर दिया, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। दोनों तरफ हम लोगों ने 60 ऐड किया, तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू 50, क्योंकि -60 इधर कैंसिल हो गया और +60 माइनस 10 विच इज़ 50। तो x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई 20। तो एज आ गई भाई नूरी की और सोनू की, दोनों की। तो नूरी की एज कितनी हो गई, नूरी की एज हो गई 60 और सोनू नूरी की एज हो गई 50, हाँ 50 हो गई, और सोनू की एज हो गई 20। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरह से, जब एज वाला क्वेश्चन जब भी दिया होगा तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि मतलब एक तो जनरल चीज़ है ही कि भाई हमेशा हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे। दूसरी चीज़, किसके थ्राइस हो रही है या किसके ट्वाइस हो रही है, कितने साल बाद, कितने साल पहले, तो वो चीज़ हमेशा हम देखेंगे। दोनों की एज में सेम तरह से हमने माइनस किया था, यहाँ पे दोनों में 10 ईयर्स लेटर में दोनों में सेम चीज़ प्लस की थी पहले, उसके बाद इक्वेट किया था। जब थ्राइस की बात हो रही थी तो 3 टाइम्स जो छोटी वाली एज थी उसमें मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इसमें भी 2 टाइम्स छोटी वाली एज में, तब उसको इक्वेट किया था। बात समझ में आ रही है? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो ये डिजिट प्रॉब्लम है, ठीक, ये भी बनती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, ये मैंने ऐसे पढ़ लिया है, हम लोग हमेशा उसको ब्रेक करके ही पढ़ेंगे। देखिए, अब नंबर का अगर जब कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हमें समझना होगा कि नंबर जो फॉर्म होता है वो डिजिट से फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम डिजिट्स को ही एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, लेट द डिजिट्स ऑफ द नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, उस नंबर की जो डिजिट्स हैं उसको हम लोगों ने एक्स एंड वाई मान लिया है, 2 डिजिट नंबर था इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की बात है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर नंबर लिखा है 23, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 20 + 3। ठीक, ऐसे ही करते थे, यूनिट प्लेस होती थी, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, इस तरह से होता था। तो क्या हुआ कि 3 तो यूनिट प्लेस थी और 2 टाइम्स 10, यानी कि टेंस प्लेस वाली डेट को इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 23 इज इक्वल टू 20 + 3 और 2 टाइम्स 10 + 3। इसी तरह से सारे नंबर फॉर्म होंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 टाइम्स 10 + 2। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से ही हम जब भी 2 डिजिट वाला नंबर होगा तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, एक्स वाई का डिजिट है जिसमें, तो हमारा नंबर बन जाएगा 10x + y। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे ये था वैसे ही हमने 10x + y कर दिया अपने नंबर को। अब यहाँ पे ये जो चीज़ बोल रहा है उसको हम देखते जाएंगे। सम ऑफ द 2 डिजिट्स इज 9। सम क्या दे रखा है, 9। तो डिजिट्स हमारी x और y थी, तो क्या बन गया पहली इक्वेशन, x + y = 9। ये पहली कंडीशन थी, यही हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलिए इसमें तो कुछ रीअरेंज भी नहीं करना, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ द डिजिट। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं, क्या बोला, 9 टाइम्स द नंबर। ठीक, तो अगर मैं 9 टाइम्स द नंबर की बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, 9 टाइम्स द नंबर, तो 9 टाइम्स द नंबर ये था। ठीक है, 9 टाइम्स नंबर ये था, और ये क्या बन गया, ट्वाइस किसके है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो रिवर्स कर दिया हमने ऑर्डर, भाई 10y + x हो गया और इसका ही ट्वाइस हो गया। बात समझ में आ रही है? 9 टाइम्स द नंबर, तो नंबर था 10x + y, उसका 9 टाइम्स किसके बराबर है, ट्वाइस रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ऑर्डर्स जो था हमने डिजिट्स का चेंज कर दिया। अगर यहाँ 23 है तो रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 32। तो 3 टाइम्स 10 + 2 बन जाएगा, वही यहाँ पे 10y + 10 हो गया, 10x + y की जगह। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बस अब ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, कंडीशन फुलफिल कर दी हमने। 90x + 9y = 20y + 2x। ठीक है,
इनको रीअरेंज करेंगे, एक्स वाले टर्म से एक तरफ और वाई वाले टर्म से एक तरफ, तो क्या बन गया 88x इक्वल टू 11y। 2x इधर आया, 9y इधर गया, तो 90 माइनस 2 विच इज़ 88x और 20 माइनस 9 विच इज़ 11y। क्लियर है? दोनों तरफ हम देखते हैं 88 जो है 11 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो दोनों तरफ हम लोग 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो 11 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और 88 क्या हो गया 8 टाइम्स हो गया 11 के। तो क्या बन गया 8x इक्वल टू वाई। 8x इक्वल टू वाई हो गया। क्लियर है? अब एक इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है, यहाँ से एक इक्वेशन ये बन रही है इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब चाहें तो हम इसमें मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन भी लगा दें, एलिमिनेशन भी लगा दें। तो इसमें सिंपली ये दे रखा था रिलेशन, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही पुट कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन से। तो x प्लस 8x इक्वल टू 9, ठीक है, y की जगह क्या आ गया 8x, इसमें पुट कर दिया, तो x प्लस 8x इक्वल टू 9 हो गया, यानी कि 9x इज इक्वल टू 9। क्लियर? दोनों तरफ 9 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इस x को चाहे तो इसमें पुट कर दें, चाहे तो इसमें पुट कर देते हैं भैया। तो यहाँ से मैं कहूँगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 मैंने इसमें पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक, वैसे भी इसमें पुट कर दे तो 8 टाइम्स 1 विच इज़ y आ जाता है डायरेक्टली भी। तो हमारे डिजिट्स क्या थे x और y आ गया, और नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 टाइम्स 1 विच इज़ 10 प्लस 8, यानी कि 18 हो गया हमारा नंबर। 10 प्लेस की डिजिट क्या थी हमारी x विच इज़ 1 और 1 प्लेस की डिजिट थी 8, यानी कि 18 हो गया हमारा नंबर। बात समझ में आ रही है? डिजिट वाला नंबर जब भी 2 डिजिट नंबर इस तरह से दिया होगा तो हमेशा हम 10x प्लस वाई, ये कॉन्सेप्ट जैसे 23 वाला सीखा है, या इस तरह से 10x प्लस वाई लेंगे और उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को ऑपरेट करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. ठीक है, इसने जो भी पैसे विड्रॉ किए उसमें 50 और 100 रुपये नोट्स ही हैं। ओके, तो अब ये बोल रहा है आगे, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। क्लियर है? चलिए, तो मेनली हमारे पास 50 रुपये और 100 रुपये नोट इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो इसी को हम मान लेते हैं अपना, मतलब यही हमें चाहिए, नंबर ऑफ़ 50 रुपीज़ नोट एंड नंबर ऑफ़ 100 रुपये नोट। तो नंबर ऑफ़ 50 रुपये नोट को हमने मान लिया x और नंबर ऑफ़ 100 रुपये नोट को मान लिया y। नंबर ऑफ़ 50 रुपये नोट x हैं एंड नंबर ऑफ़ 100 रुपये नोट y हैं। यहाँ तक बात ठीक है? ओके, ठीक है। तो जो भी चीज़ आएगी अब वो क्या है 50 और 100 से इसको मल्टीप्लाई करके आएगी। टोटल जो विड्रॉ किया था वो कितना था 2000 था। ठीक है, तो 2000 होगा और वो क्या होगा 50 रुपये के नोट। अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 हैं, तो मैं क्या करूँगा 50 इंटू 2 करूँगा। 50 के नोट्स अगर 3 हैं तो कितना वर्क करूँगा 50 इंटू 3 करूँगा। 50 के नोट अगर x है तो क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स। एंड 100 रुपये के नोट अगर मेरे पास 10 है तो क्या करूँगा 100 इंटू 10 करूँगा। ऐसे ही सिमिलरली 100 के अगर y नोट्स हैं तो क्या करूँगा 100 इंटू वाई। ठीक, और ये दोनों को ऐड करूँगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 50 के x नोट हैं और 100 के y नोट हैं, तो क्या बन गया ये भाई 50 टाइम्स x प्लस 100 टाइम्स y, और ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2000, क्योंकि 50 के x नोट ये हो गए, 100 के y नोट, ये सारा रुपये मिला के कितना हो गया 2000। ये बात ठीक है? बहुत ठीक है। अब इन दोनों में हमारा 50 कॉमन है, तो 50 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 हो गया। ठीक, 0 0 यानी कि 10 से दोनों तरफ कैंसिल किया, ये 5 से 200 कैंसिल हुआ तो क्या आया 40, और यहाँ पे ये तो x प्लस 2y है ही है इस तरफ इक्वेशन के, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक, चलिए अब इसने एक और बात बोली है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स थे वो कितने थे 25। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 25, क्योंकि 20 नोट्स ही हैं टोटल मिला के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 नोट्स हैं, मैंने 20 बोल दिया, 25 नोट्स हैं। ठीक है, ओके, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी।
भाई अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि साइन सेम है और ये मैग्नीट्यूड भी बराबर, कोफिशिएंट भी 1 1 है, तो ये एक्स एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और 2y माइनस वाई विच इज़ वाई, और ये क्या आ गया 15, 40 माइनस 25 इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, x की वैल्यू के लिए हम इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, तो y की जगह हमने 15 पुट कर दिया, दोनों तरफ 15 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया x की वैल्यू आ गई 10। तो यानी कि हमारे पास 50 रुपी नोट्स कितने आ गए 10 और 100 रुपी नोट्स कितने आ गए 15। तो y की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू 10 है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत इजी फॉर्म होता है क्वेश्चन का, बस थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप होता चला जाएगा, ठीक है। पर इसके लिए हमारे बाकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो इसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा हमें कुछ करने के लिए है नहीं कि एलिमिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। ठीक है, मतलब पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद फिर एडिशनल चार्ज है उसके बाद लाइब्रेरी का, ठीक है। तो सरता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days, ठीक है। 7 दिन के लिए उसने 27 रुपीज़ पे किए। वाइल सूफी ओके पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। अब उसने खुद ही बोल दिया कि फिक्स चार्ज है और ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि एक चार्ज तो हमारे पास, जैसे ये फिक्स बोल रहा है तो हमारे पास फिक्स चार्ज जो है वो क्या है, फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है। तो एक चार्ज हमारे पास फिक्स है, उसको हम x मान लेते हैं जो 3 days के लिए, और एक वेरिएबल चार्ज भी होगा क्योंकि फिक्स के अलावा एक वेरिएबल चार्ज है कि जो वेरी करेगा। देयर आफ्टर बोल रहे हैं ना, उसके बाद एडिशनल चार्ज है, देयर आफ्टर है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि उसके बाद जो होगा वो वेरी करेगा जितने दिन आप रखेंगे उसके हिसाब से, तभी तो दोनों के चार्ज में इस तरह से फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो हम फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं और वेरिएबल चार्ज को y मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके तो सरता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। तो उसने क्या किया 27 रुपीज़ पे किए 7 days के लिए। तो देखिए फर्स्ट 3 days के लिए तो x पे कर दिया, बाकी 7 में से 3 days के लिए अगर x पे कर दिया तो बाकी कितने 4 दिन बचे, उनके लिए 4 times 5, हर दिन के लिए एक फिक्स मतलब एक चार्ज पे कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ईच डे की मतलब वही चीज़ है वेरिएबल चार्ज। उसके बाद आप 3 दिन के बाद जितना रखेंगे उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो 3 दिन का चार्ज तो x हो गया और उसके बाद पर डे के हिसाब से तो 7 में से 3 गया, कितना बचा 4। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। बात क्लियर है, क्योंकि 3 दिन के लिए x और बाकी बचे हुए 4 दिन, तो 7 दिन हो गए, कितना हो गया चार्ज 27 days। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब ये सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है कि 21 रुपीज़ पे किए गए फॉर 5 days। अगेन 5 days की बात कर रहे हैं तो 3 दिन के लिए तो भैया एक्स चार्ज हो गया और बचे हुए 2 दिन के लिए हमारा ये जो वेरिएबल चार्ज था वो मिला के 21 हो गया। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। बात समझ में आ रही? 5 days में 3 दिन तो ये फिक्स हो गया और बचे हुए 2 दिन के लिए पर डे के हिसाब से y, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए x और x दोनों सेम वेरिएबल है, मतलब सेम कोफिशिएंट है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 2y, और इस तरफ क्या बचा भाई 27 माइनस 21 इज 6, दोनों तरफ 2 से कैंसिल किया तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है जी। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारा y की वैल्यू तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ओके तो x प्लस 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 27। फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये बात पुट कर दी, 4 टाइम्स y की वैल्यू 3, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो ये क्या बन गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, दोनों तरफ 12 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया x इज इक्वल टू 15, ठीक है। 27 माइनस 12 इज 15। तो यानी कि फिक्स्ड चार्ज जो था वो 15 आ गया और वेरिएबल चार्ज जो है वो कितना आ गया 3, पर डे के हिसाब से 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया।
बात समझ में आई? तो फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज वाले क्वेश्चन हमेशा हम लोग कैसे करेंगे, उसमें कंडीशन दे रखी होगी कुछ फिक्स्ड है और बाकी बचे हुए के लिए वेरिएबल सिर्फ यूज़ करना है, फिक्स के अलावा इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे इसमें हमने किया था कि 7 डेज़ में जब बात कर रहे थे तो फर्स्ट 3 डेज़ वाली बात जो थी, कई बार क्या हो जाता है गलती इसमें कि 3 डेज़ के बाद जैसे 7 डेज़ बोले तो लोग 7 से ही सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उस चीज़ पे नहीं जाना है, उससे बचना है, ठीक है? मतलब वो करना ही नहीं, बचना मतलब करना ही नहीं है। बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई बोल रहा है ये, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ़ वी बाय 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज़ ₹46। चलिए मतलब 2 टिकट इसकी और 3 टिकट इसके लिए, तो टोटल कॉस्ट ये बन रही है। बट इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज़ ₹74। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। ठीक है भाई, तो ये इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि मतलब बैंगलोर से हम जाते हैं अगर 2 अलग अलग जगह मल्लेश्वरम और यशवंतपुर, तो अलग अलग कॉस्ट है, तो वही मान लेते हैं भाई मल्लेश्वर की x और यशवंतपुर की टिकट की कॉस्ट जो है वो y है, x और y अलग अलग टिकट की कॉस्ट है बस। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 टिकट्स, कंडीशन है कि भाई 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर की इसकी कॉस्ट क्या है 46, तो वही लिख लेते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 46। एक टिकट की कॉस्ट x थी तो 2 टिकट की कॉस्ट 2x एंड ये 3x और ये टोटल हो गया 46। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमारी ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ये बोल रहा है इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर कॉस्ट इज 74, तो यही काम कर लिया भाई, 3x + 5y इज इक्वल टू 74। ठीक है, 74 थी कॉस्ट तो वो लिख लिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स कोई भी सेम नहीं है तो सेम बना लेते हैं भाई। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 था यहाँ 3 था तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट में और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई भाई, हमारी सेकंड वाली इक्वेशन बन गई 6x + 10y इज इक्वल टू 148। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई 6x + 9y इज इक्वल टू 138। ठीक है, 3 2 6 एंड 3 3 9 और 46 × 3 इज 138। 6x हमारा सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x तो कैंसिल हो गया, 10y - 9y विच इज़ y, और यहाँ क्या आ गया 148 - 138 विच इज़ 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 10 आ गई। ठीक, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 46, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसी में हमने इस y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो 2x + 30 इज इक्वल टू 46। ओके, दोनों तरफ 30 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया 2x इज इक्वल टू 16, 46 - 30 16, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, x इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 10। x क्या था, कॉस्ट ऑफ टिकट टू मल्लेश्वरम, और y था हमारा यशवंतपुर के जो टिकट थी उसकी कॉस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी होंगे तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और कहीं कोई डाउट आता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस तरह के प्रॉब्लम जितने भी हैं मतलब उनको आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो वेरिएंट होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, और खूब पढ़ते रहिए और मज़े से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, चैप्टर को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।